सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आइए भाई, जल्दी आ जाइए, बैच फर्स्ट जल्दी आ जाइए। ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री करते हैं, स्टार्ट करते हैं, जल्दी आइए। तो देखिए आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा, मैं आपको देखिए पिछले लेक्चर में ना मैं आपको कंप्लीट ज्योमेट्री करवा चुका हूँ। जो ज्योमेट्री थी, ज्योमेट्री कितने IR बैंड आएंगे, किस प्रकार उसका पॉइंट ग्रुप फाइंड आउट करेंगे, ये मैं आपको करवा चुका हूँ। ऑक्टाहेड्रल एंड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब जो हम स्टार्ट करेंगे, देखना अब क्या करेंगे हमने पिछले लेक्चर में IR बैंड, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से चेक कर लिया कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से आखिरकार हम किस प्रकार ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड को डिटरमाइन करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये हमने डिटरमाइन कर लिया। ठीक है, ये हमने कंप्लीट स्टडी कर लिया। अब जो हम स्टडी करने वाले हैं भाई, अब हम स्टडी करेंगे किस चीज को, प्रोटॉन NMR। प्रोटॉन NMR जो H1 NMR होता है ना, जो हमारा H1 NMR होता है, H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, और इसमें क्वेश्चंस भी हैं बहुत अच्छे अच्छे, उन क्वेश्चंस को भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए अभी तक हमने स्टडी किया भाई IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम किस चीज को डिटरमाइन कर सकते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड को कर सकते हैं, ये हमने स्टडी किया है। लेकिन कुछ एक पॉइंट है भाई, कुछ एक पॉइंट है जिस चीज को हम कहां से डिटरमाइन कर सकते हैं, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से, प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से। हम प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड को डिटरमाइन कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि क्या है अभी वो पॉइंट, जैसे कि हम जब प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब हमारा जो ट्यूब होता है, जब हम जो प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है उससे जब डिटरमाइन करेंगे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड को, तो सबसे पहले क्या करेंगे, NMR मशीन में उसको, जो हमारा NMR मशीन है उसमें हमारे कंपाउंड को रखेंगे क्यूब के अंदर। ठीक है, और जैसे ही NMR मशीन में प्रोसेस स्टार्ट होगा तो वहां पे हमें क्या दिखेगा, अगर वहां पर कोई मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड है, अगर वहां पर मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड, तो उन मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड की जो पीक है ना, उनकी जो पीक है वो माइनस में जाएगी, नेगेटिव में। अगर वहां पर कोई भी मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड है, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर कुछ एक पॉइंट है जिन पॉइंट से मैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड को डिटरमाइन कर सकता हूं NMR से भी। जैसे कि अगर मेटल में जैसे कि हमारा कोई हाइड्रोजन है, जैसे ही मेरा कोई हाइड्रोजन है और वो क्या है भाई, वो मेटल के साथ कनेक्टेड है, मतलब मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो मेटल हाइड्रोजन की बॉन्ड की जो पीक है, जो सिग्नल है, वो हमेशा TMS जो होता है ना, हमारा TMS जो रेफरेंस वैल्यू होता है 0, उससे भी नीचे जाता है। मतलब बहुत ज्यादा हाईली शिल्डेड हो जाता है ये प्रोटॉन, और हाईली शिल्डेड होने के कारण इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है नेगेटिव में। मतलब कि ये प्रोटॉन जो इतना ज्यादा शिल्डेड रीजन में चला जाता है कि इसकी जो वैल्यू है वो भी नेगेटिव में चली जाती है। मतलब कि जो रेफरेंस वैल्यू होती है हमारी 0 से भी पीछे चली जाती है, नेगेटिव में। जैसे कि एगोस्टिक इंटरेक्शन का आएगा एक, वहां पर जो वैल्यू आती है -5 to -15, हमारे इन प्रोटॉन की जो वैल्यू -5 से -15 तक, आप इनऑर्गेनिक NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी करोगे ना, उस टाइम पे देखना -30 तक वैल्यू चली जाती है। प्रोटॉन NMR, प्रोटॉन के जो होते हैं ना, प्रोटॉन जो होते हैं हमारे, उसमें -30, मतलब कि -30 तक वैल्यू आप स्टडी करोगे। ठीक है, मैंने आप इनऑर्गेनिक NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी करना, उस टाइम देखना यही है इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में। इनऑर्गेनिक NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में यही है कि वो माइनस में वैल्यू जाती है, क्योंकि इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में मेटल पर हाइड्रोजन मैक्सिमम कनेक्ट हम देखते हैं। ठीक है, मेटल हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, हम H1 NMR से क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड को डिटरमाइन कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड है वो नेगेटिव में वैल्यू देता है, नेगेटिव में। ठीक है, जनरली हमारी क्या आती है वैल्यू, 0 to पॉजिटिव। जनरली हमारी वैल्यू इस साइड ही जाती है ना, जनरली हमारी वैल्यू 0 से पॉजिटिव की तरफ, डीसिल्डेड की तरफ जाती है, मतलब कि सिल्डेड रीजन से डीसिल्डेड की रीजन की तरफ आती है ना वैल्यू। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो वैल्यू, ये हमारा इतना सिल्डेड रीजन में चला जाता है, इतना सिल्डेड हो जाता है हमारा प्रोटॉन की, इसकी वैल्यू जो नेगेटिव में आती है, इसकी वैल्यू जो नेगेटिव में -5 -10 -15 तक। ठीक है, इतने तक, यहां तक इसकी वैल्यू चली जाती है। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिएगा, तो एक पॉइंट तो यही था, ये पॉइंट देख लिया ना आपने, कि जब मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव में आएगी। जब हम प्रोटॉन NMR में स्टडी करेंगे तो उसकी वैल्यू जो नेगेटिव में जाएगी। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या था भाई, और एक किस प्रकार पता लगेगा हमें, किस प्रकार पता लगेगा, जब हम NMR में ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड को जैसे डालेंगे तो हमको पता लगा भाई ये नेगेटिव में वैल्यू आ रही है, मतलब कि नेगेटिव में वैल्यू जा रही है, तो मतलब सीधी सी बात है ये तो मेटल के साथ कनेक्टेड हाइड्रोजन है।
मेटल के साथ कनेक्टेड हाइड्रोजन है, मतलब कि यहाँ पर कोई ना कोई मेटल हाइड्रोजन है। तो कुछ एक पॉइंट है जिनसे हम स्टडी कर सकते हैं, जिन पॉइंट से हम पता कर सकते हैं कि ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, या कुछ एक पॉइंट की हमें स्टडी करवाता है, मतलब कि हमें कुछ एक पॉइंट है जिनकी इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे कि मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड के पीपीएम वैल्यू की इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि कितने नेगेटिव, यहाँ से हमें पता लग रहा है कि कोई ऐसे भी प्रोटॉन होते हैं कुछ एक जिनकी वैल्यू नेगेटिव में जाती है। ये इंफॉर्मेशन मिली ना हमको एनएमआर से कि कुछ एक ऐसे भी हाइड्रोजन है, हमने अभी तक हाइड्रोजन स्टडी किया था ऑर्गेनिक में कि भाई पॉजिटिव में वैल्यू आ रही थी, रेफरेंस वैल्यू क्या थी 0 थी टीएमएस की, और उससे पॉजिटिव में वैल्यू जा रही थी, या तो उससे थोड़ा आगे आ रही थी, मतलब 0.614 ppm ऐसे आ रही थी। लेकिन अभी तक हमने नेगेटिव में वैल्यू आई ऐसा कुछ स्टडी नहीं किया था, लेकिन यहाँ से हमें वो भी इंफॉर्मेशन मिल गई कि जो हमारे मेटल हाइड्रोजन है वो नेगेटिव में वैल्यू देते हैं। ठीक है, तो हमको क्या स्टडी करना, अभी क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन है मेटल हाइड्रोजन नेगेटिव और बी है भाई मेटल हाइड्रोजन। तो आपको सिर्फ यही बताना है कि इसमें सबसे ज्यादा सिल्डेड रीजन का कौन सा प्रोटॉन है, सबसे ज्यादा सिल्डेड रीजन, यहां पे सबसे ज्यादा सिल्डेड रीजन प्रोटॉन कौन सा होगा, सबसे ज्यादा सिल्डेड रीजन बताइए भाई, मेरे को बताइए जल्दी। तो देखिए भाई, सबसे ज्यादा सिल्डेड रीजन जो होगा वो ए होगा, और फिर उसके बी, और फिर उसके बाद सी। वाई क्योंकि मेटल, यहां पर जो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, और आपको पता है कि मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो ये भाई मेटल क्या करेगा, मेटल हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता रहेगा, और हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इंक्रीज होगी तो सीधी बात है वो सिल्डेड जाएगा भाई, वो और ज्यादा सिल्डेड होगा, जिसके कारण इसकी वैल्यू और ज्यादा सिल्डेड में चली जाएगी, नेगेटिव में जाएगी। तो अगर मैं आपसे बात करूं, यहां पर 3 वैल्यू है भाई, -5, -10 और -15। ठीक है, ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, ये टीएमएस, ठीक है, ये मेरा ग्राफ है। तो इनमें एक चीज बताइए भाई, ये -5, ये -10, ये -15, तो इनमें से किसकी वैल्यू -15 होगी, किसकी 10 होगी, किसकी -5 होगी, बताइए। तो सुनिए ध्यान से, जो हमारा ए है उसकी तो आएगी -15 पे, बिकॉज वहां पर सिल्डिंग जो रीजन है, सिल्डिंग बहुत ज्यादा हो रही है, बिकॉज इसीलिए ये जो सी है वो तो आएगा -15, और जो बी है वो आएगा -10, और जो ए है वो आएगा -5 पे, क्योंकि उसमें सिल्डिंग थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है मेटल पर। ठीक है, हो रहा है वहां पर क्योंकि वहां पर मेटल अटैच है, लेकिन कम हो रहा है, इसीलिए उसकी -5 आ रही है। ठीक है, ओके। उसके बाद आपको भाई सिल्डेड रीजन और डिसिल्डेड रीजन पता है ना, आप सभी को सिल्डेड रीजन और डिसिल्डेड रीजन के बारे में पता होगा। एनएमआर में मैंने आपको सभी स्टडी कराया हुआ है, एनएमआर स्टडी करवाया था ना आपको। क्या बताया था भाई, ये हमारा क्या है भाई, ये क्या है भाई, ये मेरा एक ग्राफ है, याद रखिएगा, ये मेरा एक ग्राफ है, देखिएगा ध्यान से। ये मेरा ग्राफ है भाई यहाँ पर। ठीक है, ये है भाई टीएमएस, ये टीएमएस टेट्रामिथाइल सिलेन। यहाँ पर जो वैल्यू है वो है 0, और इस सही साइड 1 ppm, 2 ppm, 3 ppm, 4 ppm, 5 ppm, 12 तक जा सकती है। ठीक है, -1, और आप एक काम कीजिए 5 ppm तक करिए, 5, 10, 15, 20। ठीक है, उसके बाद -1, -5, इसको रफ कीजिए, आप एक काम कीजिए, 0 से ये 5 पे आ रहा है, ये है 1 ppm, ये 1 ppm 2, ठीक है, इस टाइप से 5, 10, 15, 20, और ये कितना जाएगा भाई, ये भाई अब वैल्यू भी तो दिक्कत ये है ना, मैं बता देता हूँ आपको, चलिए ठीक है। ये 12 तक ही आता है मैक्सिमम हमें वैल्यू, प्रोटॉन जो एनएमआर होता है ना, प्रोटॉन एनएमआर, उसमें मैक्सिमम वैल्यू हम 12 तक ही देखते हैं। लेकिन आप पीछे इस साइड जाओगे ना, जब नेगेटिव में देखना 30 ppm तक वैल्यू जाएगी। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस प्रकार ही लेंगे भाई, 1, 2, 3, 4, 5, और ये आगे 6 भी जाएगा। ठीक है, क्योंकि 12 तक देख सकते हो आप। ठीक है, 1 मतलब कि -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। ठीक है, ओके। ये पीपीएम में हमारी वैल्यू है, किस में भी, पीपीएम में। तो आपको यहां पर क्या बताना है, यहां पर आपको सिल्डेड रीजन और डिसिल्डेड रीजन कब होता है, जब हमारी वैल्यू 0 से
जीरो से पॉजिटिव की तरफ जाए, मतलब कि लेफ्ट टू राइट मूव करे, इस तरफ। जब हमारी वैल्यू इस तरफ मूव करेगी ना, तो मतलब कि हमारा जो प्रोटॉन है वो डीसिल्डेड रीजन में जा रहा है, डीसिल्डेड, मतलब कि हमारा जो प्रोटॉन है वो किस में जा रहा है भाई, वो जा रहा है डीसिल्डेड रीजन में। जब हमारी वैल्यू प्रोटॉन की, मतलब कि प्रोटॉन की एनएमआर वैल्यू वो किस में जा रही है भाई, जीरो से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रही है, लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है, उस टाइम पे जो हमारा प्रोटॉन है वो डीसिल्डेड की तरफ मूव करेगा। किस तरफ भाई, वो डीसिल्डेड की तरफ मूव करेगा, डीसिल्डेड रीजन की तरफ, ठीक है। तो ये इस साइड जब मूव करेगा तो वो होगा डीसिल्डेड रीजन। जब हमारी वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेगी, इस तरफ मूव करेगी, मतलब कि हमारे प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होता जा रहा है, हमारे प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होता जा रहा है। अगर इस टाइप से होगा तो हमारा क्या होगा भाई, किस रीजन की तरफ मूव करेगा हमारा प्रोटॉन की वैल्यू, शिल्डेड रीजन की तरफ। किस में भाई, शिल्डेड रीजन की तरफ, शिल्डेड रीजन, ठीक है, याद रखिएगा। तो जब हमारा प्रोटॉन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी ना, तो वो शिल्डेड रीजन की तरफ मूव करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो वो डिशिल्डेड रीजन की तरफ मूव करेगा। तो ये आपको ये सब चीजें तो भाई आता भी होगा, मैंने सब कुछ बताया हुआ है आपको, ये तो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, ये सब कुछ तो मैंने आपको करवाया हुआ है। ये चीज तो नॉर्मल है भाई, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जिन्होंने की होगी ना, उनको सभी को आता होगा, उन सभी को ही आता होगा, ठीक है। तो अगर आपसे, जैसे कि मैंने पीछे क्वेश्चन पूछा कि सबसे ज्यादा शिल्डेड कौन सा, तो मैंने बताया ए, तो आपको 3 वैल्यू आ जाए ना, तो आपको यही बताना 3 वैल्यू में सबसे ज्यादा जो शिल्डेड होगा उसकी सबसे ज्यादा नेगेटिव में वैल्यू होगी, जो सबसे ज्यादा शिल्डेड होगा ना उसकी सबसे कम वैल्यू होगी, मतलब कि सबसे ज्यादा नेगेटिव में वैल्यू होगी उसकी, सबसे ज्यादा नेगेटिव की वैल्यू उसकी होगी, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारा भाई क्वेश्चन क्या है, उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन बनता है बस यही है, ऑर्डर पूछा हुआ है, कुछ नहीं, ऑर्डर पूछा हुआ भाई। इसके बाद ये क्वेश्चन हमारा एक क्वेश्चन जनरेट हुआ है, उसमें ऑर्डर पूछा हुआ है। क्या क्वेश्चन, हमारे पास ए है वैल्यू TMS, बी में क्या है भाई, मेटल हाइड्रोजन नेगेटिव, सी में क्या है, मेटल हाइड्रोजन, और उसके बाद हमारे पास डी है भाई, डी क्या है भाई, डी में हमारे पास वैल्यू क्या है, मेटल हाइड्रोजन पॉजिटिव। अब यहां पर हमसे क्या पूछा हुआ, बस आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारे पास भाई ये ग्राफ है, इस ग्राफ में ये बताया, ये पूछा हमसे, ये TMS जैसे कि होता है, ठीक है, आपको पता ही है। तो इस ग्राफ में सिर्फ हमसे ये पूछा हुआ है कि सबसे ज्यादा नेगेटिव में किसकी वैल्यू जाएगी, सबसे ज्यादा नेगेटिव में वैल्यू किसकी जाएगी, ये चीज पूछी हुई है हमसे। सबसे ज्यादा नेगेटिव में वैल्यू, सबसे ज्यादा शिल्डेड रीजन में कौन होगा, A B C D में से कौन होगा भाई, सबसे ज्यादा शिल्डेड रीजन में कौन होगा जिस पर नेगेटिव चार्ज है, तो MH नेगेटिव, ये सबसे ज्यादा शिल्डेड रीजन में होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा B, सबसे मतलब सबसे पहले नहीं, सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में जो शिल्डेड, सबसे शिल्डेड रीजन, सबसे ज्यादा जो नेगेटिव में वैल्यू आएगी वो आएगी किसकी, बी की। उसके बाद किसकी आएगी भाई, उसके बाद आएगी सी की, उसके बाद आएगी उसके बाद आएगी डी की, फिर हमारा ये ए है, ए हमारा यहाँ पर आएगा TMS की वैल्यू, टेट्रामेथाइलसिलिन की वैल्यू यहाँ पर आएगी, ठीक है। ओके, तो बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, फिर ए आएगा, ठीक है। ओके, याद रखना इस पॉइंट को, ये ऑर्डर था हमारा, ठीक है। उसके बाद क्या भाई, उसके बाद देखिएगा टर्मिनल हाइड्रोजन और ब्रीजिंग हाइड्रोजन। इसमें क्या होता है, टर्मिनल हाइड्रोजन और ब्रीजिंग हाइड्रोजन में भी आपको एक ऑर्डर लगाना है, ठीक है। यहां पे क्या करना है, ये पॉइंट हमारे सामने एक, भाई देखिए आपको ये चीज पता तो है ना। अब मैंने आपको एक चीज बता चुका हूं कि मेटल जो है जनरली हाइड्रोजन को, मेटल जनरली क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा ना हाइड्रोजन पर तो वो शिल्डेड रीजन में जाता जाएगा, याद रखिए, इसीलिए इसकी नेगेटिव में वैल्यू आती है। तो हमारे पास उसके बाद क्या आएगा क्वेश्चन, उसके बाद हमारे सामने क्वेश्चन एक जनरेट हुआ, टर्मिनल हाइड्रोजन, टर्मिनल हाइड्रोजन, टर्मिनल हाइड्रोजन, टर्मिनल हाइड्रोजन और ब्रिजिंग हाइड्रोजन। टर्मिनल हाइड्रोजन और ब्रिजिंग हाइड्रोजन में क्या होता है भाई, ये देखिएगा, जिसको हम डिनोट किस चीज से करते हैं, म्यू से, ठीक है। टर्मिनल हाइड्रोजन में मेटल जो है ओनली सिंगल हाइड्रोजन, मतलब कि एक लिगेंड, एक जो हाइड्रोजन के साथ ओनली 1 मेटल कनेक्ट होगा। टर्मिनल हाइड्रोजन में क्या होगा, 1 हाइड्रोजन के साथ ओनली 1 हाइड्रोजन ही कनेक्ट होगा। लेकिन ब्रिजिंग में क्या हो सकता है, जैसे कि ब्रिजिंग डेंसिटी अगर 2 है तो भाई 1 हाइड्रोजन के साथ 2 मेटल कनेक्ट होंगे, 1 और ये 2, और अगर ब्रिजिंग डेंसिटी 3 है तो 1 हाइड्रोजन के साथ भाई 3 मेटल कनेक्ट होंगे, मेटल 1, मेटल 2 और मेटल 3। इस प्रकार से हमारे सामने क्या है, 1 हाइड्रोजन के साथ मतलब कि 2 मेटल 3 मेटल कनेक्ट होंगे ब्रिजिंग में। तो आप ये बताइए यहां पर सबसे ज्यादा जो यहां पर शिल्डेड रीजन में कौन सा होगा, सबसे ज्यादा यहां पर जो शिल्डेड रीजन में कौन जाएगा भाई, हमारा
ब्रिजिंग 3 वाला जाएगा, 2 वाला जाएगा, टर्मिनल जाएगा। तो आप सभी को पता है जितने ज्यादा मेटल एक हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट होंगे उस पर उतनी ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर भाई 3 मेटल है, 3 मेटल हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन सबसे ज्यादा शिल्डेड रीजन में होगा। तो अगर मैं शिल्डेड रीजन का ऑर्डर लगाऊं, शिल्डेड का ऑर्डर लगाऊं तो क्या होगा भाई? शिल्डेड रीजन का ऑर्डर, शिल्डेड रीजन का ऑर्डर होगा मेरा ए बी सी। तो क्या होगा भाई? सी बी ए, सी बी ए, बिकॉज 3 जहां पर ब्रिजिंग डेंसिटी 3 है वहां पर 3 मेटल हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, 2 वाले में 2 इलेक्ट्रॉन और टर्मिनल वाले में ओनली 1 मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है हाइड्रोजन पर। तो वहां पर शिल्डेड रीजन थोड़ा कम होगा कंपेयर टू दिस, ठीक है, कंपेयर टू दिस बहुत मतलब कम होगा वहां पर। तो ठीक है, यहाँ पर तो 3 मेटल जो है इलेक्ट्रॉन को मतलब 3 मेटल जो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट भी बताते हैं आपको। उसके बाद हमारा क्या भी, हाँ ये तो ऑर्डर कर ही लिया आपने, ये ऑर्डर आपने कर ही लिया, शिल्डेड रीजन का ऑर्डर बताओ, बस यही है क्वेश्चन और कुछ नहीं है। उसके बाद देखिएगा आप, मैंने सबसे स्टार्टिंग वाला कौन सा करवाया? स्टार्टिंग के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया मेटल के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज होगा ना, तो पहला फैक्टर तो यही बता दिया मैंने, कॉम्प्लेक्स बताई, उस कॉम्प्लेक्स में पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर, नेगेटिव चार्ज कहाँ पर, टीएमएस की वैल्यू कहाँ पे है, ऑर्डर अरेंज करना, मतलब नेगेटिव वैल्यू जिसकी आएगी वो सबसे ज्यादा शिल्डेड में जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया ब्रिजिंग और टर्मिनल का बता दिया, सेकंड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन किसका होगा? एक भाई जब मेटल कैविटी के बीच में फंसा हो ना, बहुत सारे मेटल हो और उस बहुत सारे मेटल में मेटल कैविटी के बीच में फंसा हो, तो मेटल जो हमारा हाइड्रोजन होता है ना, सभी कैविटी के बीच में अगर हाइड्रोजन फंसा हुआ हो, ठीक है, मतलब कि उसके बीच में मतलब कि बंधा हो और एक प्रकार से या बैठा हो, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर हमारा हाइड्रोजन बहुत ज्यादा डीशिल्डेड रीजन में होता है, डीशिल्डेड रीजन में। थर्ड टाइप क्वेश्चन है, याद रखिए, थर्ड टाइप क्वेश्चन। तो जैसे कि मेरा मान लीजिए ये मेटल है, 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 ठीक है। यहां पर क्या किस प्रकार होता है अभी देख लीजिए, किस प्रकार होता है यहां पर, एक बार देखिएगा आप। अगर मेरा हाइड्रोजन यहां पर इस पोजीशन पर, अगर मेरा हाइड्रोजन इस पोजीशन में कैविटी के बिल्कुल बीच में है, चारों ओर बहुत सारे, चारों ओर मतलब कि मेटल है, इसके चारों ओर क्या है? मेटल है, इसके चारों ओर मेटल है भाई, और मेटल के बिल्कुल बीच में, बिल्कुल कैविटी में, बिल्कुल बीच में क्या फंसा हुआ है? मेटल है, बिल्कुल बीच में यहां पर मेटल है। तो ये जो बिल्कुल बीच में, मेटल के बिल्कुल बीच में, ये मेटल की जो कैविटी बनी हुई है, इन कैविटी के बिल्कुल बीच में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। इन कैविटी के मतलब कि कैविटी हाइड्रोजन जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम कैविटी हाइड्रोजन बोलते हैं जनरल, बिकॉज ये मेटल है और उस मेटल ने एक कैविटी, जैसे कि मैंने क्या करवाया था आपको? क्राउन ईथर, ठीक है, क्राउन ईथर करवाया था। वहां पर क्या था भाई? एक फिक्स मतलब कि साइज था मेटल का, और उसी प्रकार यहाँ पर हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन में था कि एक फिक्स साइज था आयरन का, जब फिक्स हो रहा था तो कैविटी में आ रहा था। उसी प्रकार ये एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, और इस ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के बीच में एक कैविटी बनी हुई है, उस कैविटी में हमारा हाइड्रोजन है। तो उस कैविटी में हाइड्रोजन होने के कारण क्या ये बहुत ज्यादा डीशिल्डेड रीजन में है, ये जो हाइड्रोजन है बहुत ज्यादा डीशिल्डेड में। तो इसकी वैल्यू पता कितनी आती है? यहां पर इसकी जो वैल्यू आती है कितनी आती है? इनकी वैल्यू पॉजिटिव 23 ppm तक। अभी तक हमने मैक्सिमम वैल्यू कितनी स्टडी की थी भी? मैक्सिमम वैल्यू अभी तक हमने स्टडी किया था, मैं आपको ऑर्गेनिक में बता भी रहा था, मैंने आगे बनाया नहीं था, अभी पीछे ग्राफ बनाया जो 12 ppm तक, बिकॉज हमने स्टडी भी 12 ppm तक किया ऑर्गेनिक में। लेकिन इनऑर्गेनिक में जैसे ही आप आओगे ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आप वहां पर भाई 23 ppm तक की वैल्यू को स्टडी करोगे पॉजिटिव पीपीएम में। नेगेटिव पीपीएम में आप -30 ppm, -50 ppm तक की वैल्यू को स्टडी करोगे, -50 ppm तक की, ठीक है। और यहां पर आपने क्या देखा? जो कैविटी हाइड्रोजन है वो तो भाई पॉजिटिव 23 ppm तक वैल्यू दे रहा है। ये कितना दे रहा है भाई? पॉजिटिव 23 ppm तक की वैल्यू दे रहा है। अभी तक तो आपने ऑर्गेनिक में 12 ppm तक ही स्टडी किया है, ठीक है। यहाँ पे तो आप देखते हो, यहाँ पर आप क्या देखते हो? माइनस में भी वैल्यू जा रही है और पॉजिटिव में भी 12 से अबव जा रही है। तो भाई कैविटी का जो हाइड्रोजन है ना, वो बहुत ज्यादा डीशिल्डेड होता है। क्या होता है भाई? डीशिल्डेड, बहुत ज्यादा डीशिल्डेड होता है ये कैविटी वाला जो हाइड्रोजन होता है, ठीक है। इसके मैं एग्जांपल बता देता हूं आपको, एग्जांपल बता देता हूं। देखिएगा एग्जांपल क्या भाई? एग्जांपल लिख लीजिए इसका एग्जांपल लिखिए, हाइड्रोजन कोबाल्ट 6 कार्बोनियल, और ये क्या भाई? 2 नेगेटिव, ठीक है। और एक और एग्जांपल लिख लीजिए आप, जो एक और एग्जांपल है वो क्या है? हाइड्रोजन रूथेनियम 6 कार्बन मोनोऑक्साइड 18, और ये 1 नेगेटिव, ठीक है। तो इनकी वैल्यू लिख लीजिए आप, जो इस वाले की नीचे वाले, ऊपर वाले की जो वैल्यू होती है वो आती है 23.2 ppm
पॉजिटिव में, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू नीचे वाले की जो वैल्यू है पॉजिटिव 16.9 ppm, लिख लीजिए। ये एग्जांपल लिखवा दिए मैंने आपको, एग्जांपल लिखवा दिए जो जहां पर हाइड्रोजन कैविटी में प्रेजेंट होता है। अगर इस टाइप से आपके पास हाइड्रोजन हो ना कहीं पर कैविटी का हाइड्रोजन, तो उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा मैक्सिमम डिसिल्डेड होती है। वो जो होते हैं ना हाइड्रोजन, वो बहुत ज्यादा डिसिल्डेड होते हैं और पॉजिटिव में वैल्यू आती है उनकी, ठीक है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव में वैल्यू आती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस चीज को, इस पॉइंट को आप याद कर लेना भाई, अच्छे से इस पॉइंट को याद कर लेना। इस टाइप के जो हाइड्रोजन होते हैं कैविटी वाले, उनकी वैल्यू जो है पॉजिटिव में जाते हैं, बहुत ज्यादा हाई पॉजिटिव में जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर क्या हमारा हाइड्रोजन कोबाल्ट 6, कार्बन मोनोऑक्साइड 15, 2 नेगेटिव, इसकी जो वैल्यू पॉजिटिव 23.2 ppm, और जो नीचे वाला है हाइड्रोजन रुथेनियम 6, कार्बन मोनोऑक्साइड 16 माइनस, ठीक है, इसकी वैल्यू जो पॉजिटिव 16.9 ppm तक है, ठीक है, ओके, याद कर लेना। तो अगर मैं यहाँ पर ऑर्डर लगवाऊं आपसे, सो अगर मैं यहाँ पर आपसे एक ऑर्डर लगवाऊं, ऑर्डर लगाना कि सबसे ज्यादा सिल्डेड रीजन का प्रोटॉन कौन सा होगा, MH नेगेटिव है एक हमारे पास, और एक MH है, या फिर आप एक काम कीजिए μ3 हाइड्रोजन, μ2 हाइड्रोजन, और एक सिंपल हमारे पास मेटल हाइड्रोजन है, और एक हमारे पास कैविटी का हाइड्रोजन है। तो अब आप ऑर्डर लगाइए इन सभी में, आप इन सभी में ऑर्डर लगाइए, सबसे ज्यादा डिसिल्डेड का कौन सा होगा, सबसे ज्यादा डिसिल्डेड में कौन सा होगा, सबसे ज्यादा डिसिल्डेड होगा 4th, उसके बाद कौन सा होगा 3rd, उसके बाद होगा भाई 2nd, उसके बाद होगा 1st, सबसे ज्यादा डिसिल्डेड ऑर्डर, ये डिसिल्डिंग का ऑर्डर है। ये सबसे ज्यादा डिसिल्डिंग कौन होगा, 4th होगा, फिर 3rd, फिर 2nd, फिर हमारा 1st होगा, ठीक है, ओके, याद रखिएगा। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है ना, वो आता है एगोस्टिक इंटरेक्शन। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट एगोस्टिक इंटरेक्शन। जो एगोस्टिक इंटरेक्शन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एगोस्टिक इंटरेक्शन क्या होता है इसमें, चलिए आपको ये बता देता हूं मैं। एगोस्टिक इंटरेक्शन में क्या होता है जनरली, सुनिएगा ध्यान से, एगोस्टिक इंटरेक्शन को सुन लीजिए, बहुत अच्छा टॉपिक है भाई, यहाँ पे आपको कुछ नई चीज पता लगेगा। सुनिएगा, एगोस्टिक इंटरेक्शन, एगोस्टिक इंटरेक्शन से क्वेश्चन आ जाता है, एगोस्टिक इंटरेक्शन से क्वेश्चन आता है हमारे नेट जेआरएफ के अंदर। तो आप इस टॉपिक को भी नोट डाउन कर लीजिए, जो हमारा एगोस्टिक इंटरेक्शन है वहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है नेट जेआरएफ में, इसको नोट डाउन कर लीजिए सभी। यहां पर क्या होगा, यहां पर मेटल और जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन होते हैं ना, यहां पर क्या होता है भाई, ये मेटल है और ये हमारे कार्बन के हाइड्रोजन है भाई, ठीक है। ये जो मेटल है ना, ये इसके साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन करना स्टार्ट कर देता है, इस हाइड्रोजन के साथ। ये जो हमारा मेटल होता है, मेटल, ये मेटल क्या करता है, इस हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, इंटरेक्शन करना स्टार्ट कर देता है, मतलब कि इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक प्रकार से इसके पास मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पास कर देता है। ये हाइड्रोजन क्या करता है भाई, ये हाइड्रोजन है जो इस मतलब ये जो मेटल है, सॉरी मेटल जो है वो मेटल इसके साथ इंटरेक्शन करना स्टार्ट करता है, मतलब कि इसको अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है ना वो थोड़ी थोड़ी डोनेट करना स्टार्ट कर देता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा थोड़ा डोनेट करना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण क्या होता है भाई, इसकी जो वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू, इस हाइड्रोजन की वैल्यू वो जाती है भाई नेगेटिव में, -5 से -15 ppm तक। याद रखिएगा क्या होता है यहां पर जो हमारा ये मेटल है, वो मेटल जो है ये हाइड्रोजन है ना, ये कार्बन के साथ जो अटैच हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के साथ थोड़ा थोड़ा इंटरेक्शन करना स्टार्ट कर देता है, इंटरेक्शन करना स्टार्ट कर देता है। मैं आपको बताऊंगा किस टाइप के कंपाउंड्स में होता है ये, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर बस आप ये समझ लीजिए, ये जो मेटल है ये इस हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्शन करके थोड़ा थोड़ा इंटरेक्शन करता है और इसकी जो वैल्यू होते हैं ना, इसकी वैल्यू को नेगेटिव में ट्रांसफर कर देता है। किसमें भाई, अभी तक तो ये वैल्यू कितनी थी भाई, अभी तक तो ये वैल्यू थी, सिंपल हाइड्रोजन की जो वैल्यू थी इस हाइड्रोजन की, वो थी भाई कितनी, 0.5 से 2 ppm। बट जब ये मेटल इसके साथ इंटरेक्शन करना स्टार्ट कर देता है तो इसकी वैल्यू -5 से -15 ppm के बीच में आना स्टार्ट हो जाती है। कितनी भाई, -15 से मतलब -5 से -15 तक वैल्यू, -5 से -15 तक इसकी इस हाइड्रोजन की वैल्यू चली जाती है, -5 से -15 ppm। कितनी, -5 से -15 ppm। और जनरली जो एगोस्टिक इंटरेक्शन होता है, जनरली हमारा ये जो एगोस्टिक इंटरेक्शन होता है ना, एगोस्टिक इंटरेक्शन ये भाई कहां पर पाया जाता है, 16 इलेक्ट्रॉन रूल वाले कॉम्प्लेक्स में। वो कॉम्प्लेक्स जो 16 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे करता है, उस कॉम्प्लेक्स में ये पाया जाता है। जैसे कि विल्किंसन कैटलिस्ट, हमारा जो विल्किंसन कैटलिस्ट होता है RHPPS3 का ट्राइस Cl, इस कॉम्प्लेक्स में ये D8 कॉम्प्लेक्स है, D8 मॉलिक्यूल है, आपको पता है D8 मॉलिक्यूल, ठीक है, 16 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे करता है, स्क्वायर प्लेन इसकी ज्योमेट्री है।
स्क्वायर प्लेनर इसकी ज्योमेट्री है, तो ये आपको पता है। तो जनरली जो एगोस्टिक इंटरेक्शन है वो किसमें 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में पाया जाता है। जो 16 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे करते हैं उन कॉम्प्लेक्स में एगोस्टिक इंटरेक्शन पाया जाता है। और एगोस्टिक इंटरेक्शन के कारण जो वैल्यू आती है पीपीएम में वो -5 टू -15 पीपीएम तक चली जाती है। इतनी वैल्यू आती है भाई, इतनी वैल्यू आती है एगोस्टिक इंटरेक्शन के कारण। ठीक है, चलिए अब एगोस्टिक इंटरेक्शन किस प्रकार होता है ये आपको बता देता हूं। अब ये जो एगोस्टिक इंटरेक्शन है ये किस प्रकार फॉर्म होता है ये आपको बताना जरूरी है। ठीक है, चलिए आपको ये चीज डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, जनरली देखिए क्या होता है, एगोस्टिक इंटरेक्शन का एक बेनिफिट भी है। एगोस्टिक इंटरेक्शन का क्या होता है, एक बेनिफिट भी होता है। वो बेनिफिट क्या होता है भाई एगोस्टिक इंटरेक्शन का, तो सुनिए ध्यान से। एगोस्टिक इंटरेक्शन का क्या होता है बेनिफिट, एक बेनिफिट ये होता है ये ऑक्सीडेटिव एडिशन के लिए काम आता है। ऑक्सीडेटिव एडिशन जनरली यहां पर क्या होता है, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, लेकिन जब एगोस्टिक इंटरेक्शन होता है ना, जब एगोस्टिक इंटरेक्शन होता है तो मेटल के साथ ये क्या करता है, ऑक्सीडेटिव एडिशन करता है। ये मेटल के साथ क्या करता है भाई, ये मेटल के साथ ऑक्सीडेटिव एडिशन करता है। ये इलेक्ट्रॉन फील्ड, ये होमो है, यहां पर ल्यूमो होगा, ये हाइड्राइड। ठीक है, ये किस प्रकार होता है, ये हाइड्राइड मतलब कि हाइड्राइड आयन किस प्रकार अटैक करता है, सारी चीजें बताता हूं। ठीक है, यहां पर क्या होता है, ये ऑक्सीडेटिव एडिशन करवाता है। एगोस्टिक इंटरेक्शन के कारण ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है। दिस इज अ बेनिफिट ऑफ एगोस्टिक इंटरेक्शन। ये एगोस्टिक इंटरेक्शन का एक बेनिफिट है। एगोस्टिक इंटरेक्शन होने के बाद यहां पर ऑक्सीडेटिव एडिशन हो जाता है मेटल के साथ। ठीक है, मेटल के साथ ऑक्सीडेटिव एडिशन। और याद रखिएगा जो एगोस्टिक इंटरेक्शन होता है वो किस प्रकार होता है भाई, वो किस प्रकार होता है, वो इंट्रामोलिकुलर में होता है। इंट्रामोलिकुलर इंटरेक्शन होता है ये प्रकार से। जो हमारा एगोस्टिक इंटरेक्शन होता है वो कैसा होता है, इंट्रामोलिकुलर इंटरेक्शन होता है। इंट्रामोलिकुलर क्यों बोला मैंने, क्योंकि एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है ये। क्योंकि ये किस प्रकार होता है भाई, ये एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है। ये हाइड्रोजन है ना, इसके साथ करना स्टार्ट कर देगा इंटरेक्शन। ठीक है, ये एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर एक मॉलिक्यूल होगा बहुत बड़ा, उसमें उस कॉम्प्लेक्स में मतलब कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो गए और उस कार्बन के हाइड्रोजन के साथ ये क्या करेगा, एगोस्टिक इंटरेक्शन की फॉर्मेशन करेगा। एगोस्टिक इंटरेक्शन, ठीक है, आपको देखते जब अभी आप बस इसको स्टडी करो। जब मैं इसका असाइनमेंट करवाऊंगा ना, उस असाइनमेंट में मैं आपको इतने जबरदस्त क्वेश्चन लेके आऊंगा ना, आप ये बोलोगे हाँ गजब है, सर ने क्वेश्चन गजब के करवाए हैं। ठीक है, आप बस एक बार ये नोट डाउन कर लो जो मैं करवा रहा हूं, जो मैं आपको अभी करवा रहा हूं, बस आप ये नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो एगोस्टिक इंटरेक्शन में जनरली क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है इसका मैंने बता दिया, किस चीज का, ये ऑक्सीडेटिव एडिशन करवाता है। यहां पर क्या होता है जनरली सुनिएगा, ये हमारा लिगैंड मेटल है और इसको हमने रिएक्ट करवाया भाई जनरली मान लीजिए CH4 से। बस मैं आपको बता रहा हूं किस प्रकार होता है ये इंट्रामोलिकुलर में, किस प्रकार होता है वो तो मैं आपको बता रहा था कि मतलब ये जनरली हम 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में इंट्रामोलिकुलर में चेक करेंगे, लेकिन ये किस प्रकार होता है ये देखिएगा, ये किस प्रकार फॉर्म होता है। ये हमारा मेटल है, ये हमारा CH4 है जनरली। ठीक है, देखिएगा मैंने इंट्रामोलिकुलर बताया, वो एग्जांपल वही दूंगा मैं इंट्रामोलिकुलर के, लेकिन बस आपको ये समझाने के लिए मैंने आपको CH4 और लिगैंड टू मेटल इसका एग्जांपल दिया है। ठीक है, समझिएगा इसको। ये मेटल क्या करता है भाई, ये मेटल क्या करता है, ये मेटल इस हाइड्रोजन के साथ, ये जो हमारा हाइड्रोजन है ना, मान लीजिए ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा हाइड्रोजन है। ये मेटल क्या करता है, ये मेटल इसके साथ एगोस्टिक इंटरेक्शन करता है। ये मेटल इसके साथ क्या करता है भाई, एगोस्टिक इंटरेक्शन। ठीक है, ये मेटल इसके साथ क्या करेगा, एगोस्टिक इंटरेक्शन करेगा इस प्रकार। ठीक है, एगोस्टिक इंटरेक्शन करेगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर क्या होगा, उसके बाद एगोस्टिक जब इंटरेक्शन होगा, ये एगोस्टिक इंटरेक्शन कर रहे हैं ना, तो यहां पर क्या होगा, जो मेटल का जो होमो है ना, मेटल का क्या है भाई, मेटल का जो होमो है, मेटल के होमो में इलेक्ट्रॉन होंगे भाई। मेटल जनरली क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन का ही तो वर्क करता है। इसके साथ तो भी इंटरेक्शन हो रहा है ओनली, इसके साथ तो अभी ओनली इंटरेक्शन शो कर रहा है, एगोस्टिक इंटरेक्शन। इसके साथ तो भी क्या हो रहा है, ओनली एगोस्टिक इंटरेक्शन, बस मेटल के साथ इंटरेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, वो कैसे, वो प्रोसेस कैसे होगा, ये जो मेटल का होमो है, जो मेटल का डी ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन फील्ड डी ऑर्बिटल है, मेटल का जो इलेक्ट्रॉन फील्ड जो डी ऑर्बिटल है, वो क्या करता है, जो हमारा कार्बन का, ये जो कार्बन का सिग्मा ऑर्बिटल है ना, सिग्मा एम्प्टी ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार। ठीक है, क्या है ये, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार जो डी और सिग्मा स्टार जो एम्प्टी ऑर्बिटल है, कैसा भी एम्प्टी, सिग्मा स्टार जो एम्प्टी ऑर्बिटल है, उसके अंदर ये क्या करता है, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, उसके अंदर क्या करता है, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सेंड करता है, मतलब कि भेजता है, डोनेट करता है। ये जो होमो है, जो मेटल का होमो होता है ना, मेटल का होमो, वो क्या करता है, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सिग्मा स्टार ऑर्बिटल के अंदर, एम्प्टी ऑर्बिटल के अंदर
ट्रांसफर करता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें ट्रांसफर होना स्टार्ट होगी ना, वैसे ही ये जो बॉन्ड है ये वीक होना स्टार्ट हो जाएगा, वीक। वैसे ही ये बॉन्ड क्या होगा, वीक होना स्टार्ट हो जाएगा भाई। ये भी इंटरेक्शन था ना, इसके साथ इंटरेक्शन हो रहा था, ठीक है। ये यहां पर बॉन्ड स्टार्ट, ये यहां पर भी बॉन्ड बन गया और ये जो बॉन्ड है वीक हो गया, ये बॉन्ड भी उसके बाद वीक हो गया। वीक होने के बाद ये बॉन्ड यहां से तो ब्रेक हो जाएगा और ये जो है इसकी ये यहां पर अटैक कर देगा, यहां से ब्रेक होके ये इस पर अटैक कर देगा, जिसके कारण क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके साथ भी यहां से तो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो ही चुकी है, क्योंकि होमो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो सिग्मा ऑर्बिटल में, एम्प्टी सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में डोनेट होके एक सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर चुका है। और जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे इसने ट्रांसफर की, वैसे ये बॉन्ड वीक होकर ये ब्रेक हो गया और इसने अटैक कर दिया इस मेटल के ल्यूमो में, मेटल के ल्यूमो में, ठीक है। क्या किया इसने मेटल के ल्यूमो में, ये मेटल का ल्यूमो है, ये मेटल का ल्यूमो, और मेटल के ल्यूमो में जैसे ही अटैक किया, यहां पर भी एक सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई और ये इस प्रकार एक कॉम्प्लेक्स हमारा तैयार हो गया। तो ये एगोस्टिक इंटरेक्शन से क्या हुआ, ये ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ है। ये एगोस्टिक इंटरेक्शन से क्या हुआ भाई, ये एक हमारा एगोस्टिक इंटरेक्शन से क्या फॉर्मेशन हुआ, ऑक्सीडेटिव एडिशन। तो यहाँ पर पहले ये कितना था, ऑक्सीडेशन स्टेट था 0, लेकिन अब कितना है, +2। अब क्या है ये +2, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव एडिशन। ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ है, ऑक्सीडेटिव एडिशन, ठीक है। ये क्या हुआ भाई, ऑक्सीडेटिव एडिशन। तो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ पर मेटल का इंटरेक्शन होना हुआ, या मेटल जो है, मेटल का इंटरेक्शन हुआ किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। इंटरेक्शन होने के बाद क्या हुआ, जो हमारा मेटल का जो होमो होता है ना, मेटल का होमो, उसने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट की किसको, कार्बन के ल्यूमो में। कार्बन के ल्यूमो जैसे डोनेट करता है ल्यूमो में, वैसे क्या होता है, ये कार्बन का ल्यूमो है भाई, ये कार्बन का ल्यूमो है, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, कार्बन का सिग्मा स्टार, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करेगा ये, वैसे क्या होगा, ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन क्या करेगा, सॉरी ये कार्बन नहीं है, जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है ये वीक हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर आएगी तो ये जो बॉन्ड है ये वीक हो जाएगा और ये हाइड्रोजन वीक होके क्या करेगा, ये हाइड्राइड आयन के रूप में निकलेगा यहाँ से इस प्रकार। मैंने बता चुका हूँ आपसे, वीक होगा और वीक होके ये हाइड्राइड आयन निकलेगा, H-। ये हाइड्रोजन वीक हो, यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डली है, मतलब होमो ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ल्यूमो में ट्रांसफर की, फिर जो ये हाइड्रोजन ब्रेक होगा किसकी फॉर्म में, हाइड्राइड आयन की फॉर्म में, किसके, H- की फॉर्म में, और ये अटैक करेगा किस पर, मेटल के ल्यूमो में, मेटल के ल्यूमो में अटैक करेगा और ये फॉर्मेशन कर लेगा कि सिग्मा बॉन्ड की, ठीक है। और ये दोनों क्या हो जाएंगे, फिर ये एक प्रकार से ऑक्सीडेटिव एडिशन हो जाएगा, ये इस प्रकार से फॉर्मेशन हो जाएगा एगोस्टिक इंटरेक्शन से, और ये होता है एक प्रकार से ऑक्सीडेटिव एडिशन। इसी को हम ऑक्सीडेटिव एडिशन बोलते हैं और यही हमारा एगोस्टिक इंटरेक्शन होता है। जिस एगोस्टिक इंटरेक्शन के कारण क्या होता है भाई, हमारा हाइड्रोजन की पीक जो है -5 से -15 तक जाती है, -5 से -15 तक चली जाती है, और ये हमारा एगोस्टिक इंटरेक्शन है, ठीक है, जिसको हम एक प्रकार से ऑक्सीडेटिव एडिशन भी बोलते हैं। ओके, तो चलिए इसके हम क्वेश्चन करवाते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको, कुछ एक अभी टाइम हो चुका है। ओके, बाय।